नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही दिलचस्प विधानसभा सीट बाह की राजनीतिक जमीन को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो विश्लेषण है, ये किसी पार्टी या किसी व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष में बिल्कुल नहीं है। ये पूरी तरह से आंकड़ों, जमीनी हकीकत और लोगों की भावनाओं पर आधारित एक निष्पक्ष पड़ताल है। हमारा मकसद सिर्फ ये देखना है कि कैसे डेटा और जनता के असली मुद्दे मिलकर किसी भी इलाके की सियासत को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो चलिए, बाह के इस पॉलिटिकल ब्लूप्रिंट को परत दर परत खोलते हैं। तो आज की हमारी ये पूरी चर्चा 5 हिस्सों में आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम जमीन की सच्चाई जानेंगे कि बाह में चल क्या रहा है। फिर 2022 के जनादेश के जो आंकड़े हैं उनका मतलब समझेंगे। इसके बाद यहाँ जो कहानियों की लड़ाई चल रही है, जो नैरेटिव्स हैं, उनको डिकोड करेंगे। फिर एक चैलेंजर के लिए वापसी की क्या रणनीति हो सकती है, उसका एक ढांचा देखेंगे। और आखिरी में हम बात करेंगे कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है। तो चलिए, पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, जमीनी हकीकत। देखिए, बाह सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं है। ये एक ऐसा इलाका है जहां इतिहास की गहरी जड़ें आज की कठिन चुनौतियों से हर रोज टकराती हैं। बाह यानी विधानसभा क्षेत्र संख्या 94 आगरा जिले में पड़ता है और ये एक ग्रामीण और आदिवासी बहुल इलाका है। इस मिट्टी की एक खासियत है, यहां भदावर राजघराने की एक बहुत लंबी विरासत रही है और उस शाही दौर की जो कहानियां हैं, जो प्रतीक हैं, वो आज भी यहां के सामाजिक ताने बाने का एक अहम हिस्सा हैं। और यही ऐतिहासिक पहचान यहां की राजनीति को एक बहुत अलग रंग देती है। लेकिन इस ऐतिहासिक शान के पीछे एक और सच्चाई है। बाह के आम नागरिक का हर एक दिन बुनियादी जरूरतों के लिए एक संघर्ष में गुजरता है। उनकी जो असल चिंताएं हैं ना, वो बड़ी बड़ी योजनाओं से कहीं ज्यादा रोजमर्रा की समस्याओं से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ के वोटरों की असल शिकायतें क्या हैं? सबसे पहले पानी की भयानक किल्लत, फिर रोजाना 8 से 10 घंटे की बिजली कटौती, जो कि आजकल के दौर में जिंदगी की रफ्तार ही रोक देती है। टूटी फूटी सड़कें जो विकास के रास्ते बंद कर देती हैं। स्थानीय रोजगार की कमी, जिसकी वजह से युवाओं को घर छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। और साथ ही एयरपोर्ट और हाईकोर्ट बेंच जैसे बड़े बड़े वादे जो कभी पूरे नहीं हुए, वो लोगों के मन में एक भरोसे की कमी पैदा करते हैं। ये सिर्फ मुद्दे नहीं है, ये वो दर्द है जो यहाँ का इंसान हर रोज महसूस करता है। तो ये तो थी जमीन की आवाज। अब देखते हैं कि ये आवाज चुनावी नतीजों के आंकड़ों में कैसे बदलती है। क्योंकि लोकतंत्र में जनता की भावना आखिरकार ईवीएम के बटन और गिनती के आंकड़ों में ही दर्ज होती है। और यहीं हमें ये याद रखना चाहिए कि हर एक वोट एक नागरिक की गरिमा का प्रतीक है। ये हर व्यक्ति का वो संवैधानिक अधिकार है जिससे वो एक सूचित विकल्प चुनता है और अपनी बात रखता है। जरा 2022 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालिए। बीजेपी की उम्मीदवार रानी पक्षालिका सिंह को मिले 78,360 वोट, मतलब करीब 41% वोट शेयर। वही समाजवादी पार्टी के मधुसूदन शर्मा को 54,125 वोट मिले, यानी करीब 28%। लेकिन यह एक बहुत दिलचस्प बात है, बीएसपी को भी 26.59% वोट मिले। ये आंकड़े साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि जो सत्ता विरोधी वोट था, वो सपा और बसपा के बीच काफी हद तक बढ़ गया। जीत और हार के बीच का जो फासला था, वो था 24,235 वोटों का। अब देखिए, राजनीतिक रणनीति में ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसे हम कहते हैं ट्रस्ट डेफिसिट, यानी जनता के विश्वास की वो कमी जिसे पूरा किए बिना कोई भी चैलेंजर जीत के बारे में सोच ही नहीं सकता। और आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में 20,000 से ज्यादा का मार्जिन एक बहुत मजबूत पकड़ माना जाता है, जिसे तोड़ने के लिए असाधारण मेहनत की जरूरत पड़ती है। इस मार्जिन को और गहराई से समझने के लिए हमें बाह की राजनीति में आए एक बुनियादी बदलाव को देखना होगा। एक जमाना था 1993 से 2012 तक, जब यहां की मुख्य लड़ाई समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच होती थी। 2012 में तो सपा ने 54% वोट लेकर एक तरफा जीत हासिल की थी। लेकिन 2017 से खेल बदल गया। बीजेपी ने 42% से ज्यादा वोट लेकर सत्ता हासिल की और 2022 में भी लगभग 41% वोटों के साथ अपनी जीत को बरकरार रखा। मतलब साफ है, अब यहां की राजनीतिक लड़ाई की जो धुरी है, जो एक्सेस है, वो सपा बसपा से हटकर पूरी तरह से बीजेपी केंद्रित हो चुकी है। लेकिन चुनाव सिर्फ आंकड़ों और समीकरणों से नहीं जीते जाते। चुनाव कहानियों से, यानी नैरेटिव से जीते जाते हैं। और बाह में जो लड़ाई है, वो विरासत बनाम विकास, या यूं कहें कि राजशाही बनाम जनता के नैरेटिव पर लड़ी जा रही है। यहां पर दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां वोटरों को सुनाई जा रही हैं। एक तरफ सत्ताधारी दल का नैरेटिव,
भदावर राजघराने की विरासत से जुड़ा है, जो इस इलाके में एक मजबूत भावनात्मक प्रतीक है, और दूसरी तरफ जो चैलेंजर का नैरेटिव है वो गरीबों की रानी की छवि पर टिका है। ये लड़ाई को आम जनता की ज़रूरतों और शाही पहचान के बीच का एक मुकाबला बनाने की कोशिश है, और असली जीत इसी बात पर निर्भर करती है कि कौन सी कहानी वोटर के दिलो दिमाग पर ज़्यादा गहरा असर डालती है। यहीं पर एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा, कास्ट ट्रायंगुलेशन। जब मुकाबला 3 मजबूत उम्मीदवारों के बीच हो जाता है, खासकर बीजेपी, सपा और बसपा के बीच, तो सत्ता के खिलाफ पड़ने वाले वोट बढ़ जाते हैं। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए 100 लोग सरकार से नाराज हैं। अगर विपक्ष में सिर्फ एक मजबूत उम्मीदवार होता तो शायद ये 100 वोट उसे मिल जाते, लेकिन अगर 2 विपक्षी उम्मीदवार हैं तो ये वोट 55 और 45 में बढ़ सकते हैं, और इसका सीधा सीधा फायदा सत्ताधारी दल को मिल जाता है। बांके के 2022 के नतीजे इसी का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। तो अब तक हमने समस्या को समझा, आंकड़ों को देखा और नैरेटिव का विश्लेषण किया। अब बात करते हैं समाधान की। अगर किसी चैलेंजर को वो 24,235 वोटों का ट्रस्ट डेफिसिट पाटना है तो उसकी रणनीति का ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए? एक मजबूत वापसी कैसे हो सकती है? इस रणनीति को एक नाम दिया जा सकता है, चतुर्मुख सिद्धांत। ये एक अनुशासित और चौतरफा रणनीति है जिसका एक ही लक्ष्य है, लोगों का खोया हुआ विश्वास वापस जीतना और जमीन पर एक मजबूत मोमेंटम, एक लहर तैयार करना। इस सिद्धांत के 4 चेहरे हैं जो एक साथ काम करते हैं। पहला है राजनीतिक चेहरा, जिसका काम है सामाजिक न्याय के बैनर तले एक बड़ा गैर ठाकुर गठबंधन बनाना। दूसरा है आर्थिक चेहरा, जो सीधे सीधे महंगाई, बेरोजगारी जैसे घर रसोई से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरे। तीसरा विकास का चेहरा, जो मौजूदा विधायक के अधूरे वादों जैसे कि सड़क, पानी, बिजली, इन सबकी पोल खोले। और चौथा आउटरीच चेहरा, जिसका काम है इस पूरे संदेश को हर एक दरवाजे तक डिजिटल तरीकों से और जमीनी स्तर पर दोनों तरीकों से पहुंचाना। अच्छा, ये रणनीति जमीन पर कैसे उतरेगी? इसका एक 90 दिन का एक्शन प्लान हो सकता है, एक सीढ़ी की तरह। पहले 30 दिन संगठन को एक्टिवेट करना और लोगों की सुनना, मतलब हर बूथ पर कमेटियां दोबारा बनाना और पानी की समस्या पर याचिकाओं का एक बड़ा अभियान चलाना। अगले 30 दिन अभियान को मुद्दा केंद्रित बनाना, जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं उन पर जन सुनवाई करना और बिजली की समस्या पर अपना एक प्लान सामने रखना। और आखिरी 30 दिन अब तक जो मोमेंटम बना है उसे वोटों में बदलना, और इसके लिए एक सघन डोर टू डोर कैंपेन चलाना होगा। अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहां हम सभी पहलुओं को जोड़कर ये देखेंगे कि आंकड़ों से जनादेश तक का ये सफर आखिर तय कैसे होता है। और यहां ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए मतदाताओं के डेटा का इस्तेमाल सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं होना चाहिए। डीपीडीपी जैसे कानूनों के तहत उनकी निजता और सहमति का सम्मान करते हुए इस डेटा का इस्तेमाल उनकी बेहतर सेवा करने और अच्छी नीतियां बनाने के लिए होना चाहिए। इस पूरी की पूरी रणनीति को एक बहुत शक्तिशाली नारे में समेटा जा सकता है, राजाओं ने बाह का विकास थामा, अब बाहत ही विकास लेगा। अब ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये चैलेंजर का पूरा नैरेटिव है। ये लाइन सीधे सीधे विरासत की राजनीति को जनता के विकास की राजनीति से चुनौती देती है और लोगों को एक नया विकल्प सोचने पर मजबूर करती है। और अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसे राजनीतिक मैदान में जहां विरासत, पैसा और संसाधनों का दबदबा हो, क्या सिर्फ जनता के असली मुद्दों और जमीनी शिकायतों पर बना एक अभियान वाकई में कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव ला सकता है? इसका जवाब तो वहां के मतदाता ही देंगे, लेकिन ये केस स्टडी हमें भारतीय लोकतंत्र की गहराइयों और उसकी संभावनाओं पर सोचने का एक मौका जरूर देती है। अगर आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को ऊपर उठाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 800 404 1602 पर फोन करें। राजनीति से परे उद्देश्य।